इतना बड़ा मजाक जनता के साथ ऐसे वक्त। आपकी सारी बात जायज है, पर मेरे को आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी हो जाए तो सरकार पर ही ठीकरा फोड़ेंगे। तय किया जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। आप लोग चलो। जनता को फायदा तो पूरा दिखाई दे रहा है और व्यापारियों को तो इतना दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन के अंदर लाठी डंडों से व्यापारियों को स्वागत करा गया है। अब हम बनेंगे, आपकी ताकत, नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे। और यूपी का भ्रमण मेन मुद्दे पे आता हूँ। मेन मुद्दा ये है जो सत्यप्रकाश अग्रवाल जी इतना अच्छा काम कर पाते हैं, अगर आप कैंट विधानसभा के निवासी हैं, अगर आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है तो आप माननीय विधायक जी को बुला सकते हैं। कोई शादी है तो देगा। आप अगर 1 लाख रुपए एक युवाओं को देने का काम करें। दबाते वक्त बहुत लोगों का कहना कि किसी ना किसी को तो दे ही देंगे वोट, तो वो वोट जो होता है वो बहुत अहम होता है। घर संभाल पा रही हैं आप, अपना राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं क्या? यहाँ के विधायकों का नाम भी नहीं पता लोगों को। इसी बात की इनको लगता है कि इनके विधायक जी मिस्टर इंडिया बनकर के विधायक लुप्त हो चुके हैं, लुप्त किसी काम के नहीं है। सही बात है, आम जनता कहाँ जाए? माइक तो आता ही नहीं है इनके पास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं मीरा राजपूत। लगातार आप जमीनी हकीकत देख रहे हैं यूपी की, और यूपी के चुनाव 2022 की। आज मैं कहां खड़ी हूं, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं, ये दूसरा जंतर मंतर बताया है यहाँ की जनता ने, यहाँ के विधानसभा के वासियों ने। अब मैं कहाँ हूँ, विधानसभा का नाम बता देती हूँ, मेरठ कैंट पड़ता है ये। और जिस जगह हम खड़े हैं, पीछे आप देख रहे होंगे कि चौधरी चरण सिंह की मूर्ति, प्रधानमंत्री हमारे भूतपूर्व, और उस जगह पर जहां से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं और कई बार मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर बातचीत हुई है। इसी ग्राउंड से लगातार बहुत सारी चीजें कही जा रही है कि 2022 में क्या होने वाला है। पिछले 5 महीने से चर्चा ये थी, जितने भी राज्य में चुनाव हो रहे थे, कि हमको देखना ये है कि यूपी में क्या होने वाला है, क्योंकि यूपी एक सबसे बड़ा राज्य है जिस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। चाहे बिहार इलेक्शन हो या बंगाल इलेक्शन हो, पर सभी का कहना देखना ये होगा कि यूपी इलेक्शन में क्या होने वाला है। अब नेता लोग तैयार हैं तो हम क्यों ना तैयार हो, जनता के साथ हम भी तैयार हैं, माइक लेकर के लल्लन टॉप तरीके से कि लोग क्या कहने वाले हैं और किसकी पोल खुलने वाली है। सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं महिलाओं से शुरुआत करूंगी। ये पद बहुत बड़ा है, तो मेरठ कैंट पर क्या दिख रहा है जमीनी स्तर पर? क्योंकि जो विधायक है उनको ये कहा जाता है, जैसे मैंने अभी सुना, ऑफ कैमरा सुना, कि वो एक ऐसे विधायक हैं जो जवानी से बुढ़ापे का समय आ चुका है। पर देखना ये होगा कि विधायकी के पद को कितना संभाल पाए हैं और उसकी गरिमा को कितना लगातार जो है बरकरार रख पाए, ये बताइए। नहीं, विधायक जी ने यहाँ मेरठ में ऐसा कोई भी अपने स्तर से कार्य नहीं किया है, और बीजेपी के राज में सिर्फ शोषण के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। महिला क्यों लगता है? क्योंकि वो तो लगातार कामों की लिस्ट दिखाते हैं, विकास की लिस्ट दिखाते नहीं, देखिए, हर इंसान, कोई भी चोर अपने आप को चोर तो नहीं कहता है। तो वही काम यहाँ हो रहा है कि अपनी कमियां ना गिनवाकर अपनी खूबियां गिनवाई जा रही हैं, और समाज में जो मैसेज जा रहा है, लोगों के साथ जो हो रहा है, उसको नहीं दिखाया जा रहा है, केवल अपनी खूबियां बताई जा रही हैं। ये काम तो सिर्फ मेरठ की या यूपी की जनता ही आपको बता सकती है। क्षेत्रीय मुद्दों की बात करूं कि विधायक जी ने, सत्यप्रकाश अग्रवाल जी ने यहाँ पर क्या कुछ काम किया है अपनी विधानसभा में, और एक बड़े पद को संभालते हुए, तो क्या कहेंगे? नहीं, हमारी नजर में तो कोई काम नहीं किया है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा होता है महिलाओं की सुरक्षा का, और जब जिस क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। 2 बड़ी चीजें यहाँ पर रखी है कि महिला सेफ्टी को यहाँ पर कितना ध्यान रखा गया, उस पर कितना काम किया गया। दूसरा, महंगाई को लेकर के भी जिक्र किया है कि उसके कारण कई ऐसी चीजें हैं जिन पर प्रभाव पड़ा है। सीधे सीधे एक महिला बता रही है कि क्या कुछ आपने देश की या फिर अपने राज्य की गृहस्थी को संभाल करके रखा हुआ है। नेता लोगों से ये इनका सवाल है, और सही बात है, एक घर संभाल पा रही हैं आप, अपना राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं क्या? सही बात है, अपने विधानसभा में आपने क्या काम किया, ये बड़ी चीज यहाँ पर जानने के लिए होगी। सरदार जी, आपको क्या लग रहा है कि कितना काम बीजेपी सरकार कर पाई, या पिछली सरकारें को अभी हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि हमेशा बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा जाता है? तो मैं सीधे ये भी पूछूंगी, उन्होंने, पिछली सरकारों ने क्या किया, उनके मुकाबले बीजेपी ने क्या किया? मैं मेरठ से जिलाध्यक्ष हूँ, मेरठ व्यापार मंडल से, यहाँ पर व्यापारियों की लड़ाई लड़ता हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों के ऊपर डंडे बरसाए हैं बीजेपी सरकार ने, ये आने वाले कई युग भूलेंगे नहीं व्यापारी।
शोषण इस प्रकार का हुआ है कि किसी आदमी ने अपनी बैंक के लिए, पासबुक के लिए दुकान का शटर खोल दिया तो पुलिस ने आके डंडे मारने शुरू कर दिया। ये भूलने की नहीं। व्यापारी जो कि सेल टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, जीएसटी टैक्स देता है, जिससे देश का अर्थव्यवस्था चलती है, वो व्यापारी डंडों से पिटा है सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर या तो पैसे दो या फिर मार खाओ। या फिर ये देखा कहीं ना कहीं ये भी बहुत सारी चीजें दिखाई गई कि देखिए कोरोना चल रहा है, उसकी गाइडलाइंस को पालन नहीं किया, इसीलिए सरकार को जबरन कुछ चीजें उठानी पड़ी। ये सही है या जो आप नहीं? पर मैं कह रहा हूँ कि सारे गाइडलाइंस सारे व्यापारियों ने मानी, पर अगर एक व्यापारी को किसी जरूरत से अपनी पासबुक निकालनी है, दुकान से कागज निकालने हैं, बिजली का बिल निकालना है, या कोई अगर 5 मिनट के खोल लेते पुलिस वाले कुत्ते की तरह उसे मारते हैं, क्या व्यापारी की यही इज्जत है? बिल्कुल। आप सामाजिक मुद्दों को लेकर के कई काम करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, लोगों से उनके हालचाल जानते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ की विधानसभा में कितना खुश हैं बीजेपी से यहाँ के वासी? यहाँ पर अगर आप मेरठ के अगर आप यहाँ गणना कराएंगे लोगों से, आवाम से, तो यहाँ के विधायकों का नाम भी नहीं पता लोगों को। क्योंकि इसलिए नहीं पता क्योंकि विधायक लुप्त हो चुके हैं, लुप्त, किसी काम के नहीं हैं, कोई काम कराने का नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, लोग त्रस्त आ चुके हैं इस सरकार से। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर कही है कि विधायक का नाम तक भी नहीं पता होगा, ऐसी स्थिति है क्योंकि जनता के बीच ही ये जनाब आते नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं, चर्चा लगातार होती रहेगी। और सीधे मैं आपसे कहूंगी, यूपी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, अब आपके हाथ में है आपको क्या करना है। और मैं ये कहूंगी किसी एक पार्टी पर या किसी पर भी ऐसे भरोसा मत करिए, सबसे पहले मुद्दों पर बातचीत कीजिए, सर्वे करिए कि किसने आपके लिए कितना काम किया और कौन कितना सजग रहा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सही है और कौन गलत है, कुछ काम काज को साइड रख करके भी, क्योंकि बटन दबाते वक्त बहुत लोगों का कहना कि किसी ना किसी को तो दे ही देंगे वोट, तो वो वोट जो होता है वो बहुत अहम होता है। सीधे मैं आप पर आती हूँ, युवा को क्या लग रहा है कि इस बार जो है 2022 में क्या कुछ होने वाला है? योगी जी आएंगे, अखिलेश यादव, या फिर जो गठबंधन लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम ही आएंगे गठबंधन के साथ, उनका कुछ लग रहा है? देखिए मैडम, अगर जो युवा है, आज युवा की स्थिति ये है कि उसको कोई मतलब नहीं है कि कोई भी आए, उसे अपने रोजगार से मतलब है। और पिछले 5 साल के अंदर योगी जी जब से प्रदेश की कमान संभाली है, एक भी भर्ती ना पूरी की है, ना उसका परिणाम घोषित किया है। विद्यार्थी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी की छात्रों की राजनीति करने वाला संगठन है, वो ये कहता है प्रवेश परीक्षा और परिणाम, और ये सरकार तीनों ही चीज में फेल हुई है ना। प्रसाद मौर्य तो ये कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं किसानी हो, बेरोजगारी हो या शिक्षा का मुद्दा हो, सभी को हम लोगों ने आगे रखा है और खूब काम किया। मैडम 2 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर आयोग है, आप डाटा उठा के देख लीजिए। 2016 अखिलेश सरकार के अंदर भर्ती निकली थी, ना वो पूरी की गई। 2018 में इनकी भर्ती निकाली गई थी, जेई की भर्ती, ना वो पूरी की गई। 18 से अब ये टाइम आ गया, अभी तक ना उसका पेपर हुआ, ना परीक्षा हुई, ना उसका परिणाम घोषित हुआ। सर्वे देखा जाए तो कुछ और ही हालात है। और युवाओं की स्थिति मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी एक युवा स्तर का आदमी हूँ। युवाओं की स्थिति ये है, अगर युवा की जेब में 1000 का नोट है मैडम, तो युवा के पास पूरा महीना चलाने के लिए अगर पूरा महीने के लिए 1000 रुपए हैं, और अगले ही दिन सरकार अगर जुमला रूपी कोई फॉर्म निकाल देती है और उसकी कीमत 1000 रुपए होती है, तो युवा अपना पेट काट कर उस फॉर्म को भरने का काम करता है। लेकिन उसके बाद भी ये सरकार उसका ना परीक्षा कराती, ना परिणाम कराती है। युवाओं के साथ ये खिलवाड़ करने का काम कर रही है। ये बड़ी बात है कि कैसे स्थिति संभाली जाती है अपनी और अपने परिवार की, वो उन्हीं लोगों को पता होता है। तो क्यों इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? क्योंकि मुद्दे तो होंगे, मुद्दों पर बातचीत भी होगी, महिला वर्ग हो या फिर युवा वर्ग हो या फिर वो लोग जो समाज के बीच में रह करके लोगों की मदद कर रहे हैं, वो लोग हो, सभी से बातचीत होगी और ये जाना जाएगा कि सत्ता पक्ष पिछले 5 साल से क्या कुछ कर रहा है। जो दावे लेकर के आया कि जो पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ देश में या राज्य में, वो हम करके दिखाएंगे। तो ये तो देखना वाकई बहुत जरूरी हो जाता है कि यूपी में आपने क्या कुछ किया है। अब आप बताइए, जल्दी बोलिए मैडम। अगर हम देखें स्थिति, कहूँ कि सरकार के बारे में आपको 2 लाइन्स बोलनी है कि भाई आपने ये काम किया, तो आप क्या? मैडम, सरकार ने केवल कागजों में काम किया है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं। और छात्र, युवा, नौजवान के लिए कभी इन्होंने काम नहीं करा। कारण सिर्फ ये है क्योंकि ये कभी छात्र खुद रहे नहीं,
क्योंकि अगर छात्र होते तो छात्रों का दर्द समझते, कभी शिक्षा खुद करी होती तो शिक्षा छात्रों का दर्द समझते। हमेशा मंदिरों में घंटे डंडे बजाए हैं तो केवल उसी चीज़ पर काम करते हैं, ना कि कभी छात्रों नौजवानों के लिए सोचते हैं। और अगर मोदी जी ये संसद के अंदर कहते हैं या अमित शाह जी कहते हैं कि छात्र नौजवान एक उसका पकोड़े का ठेला लगा ले, तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ, पकोड़े का ठेला लगाने के लिए भी जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को ग्रेजुएशन कराई हो, पकोड़े का ठेला लगाने के लिए भी महोदय आज के डेट में 1 लाख रुपए का कार लगते हैं। बड़ी बात उसे कौन देगा? आप अगर 1 लाख रुपए एक युवाओं को देने का काम करें तो मैं आज गारंटी लेता हूं 10,000 युवाओं को आज मैं पकोड़े का ठेला लगाने का काम करवाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। उसका कुछ प्रैक्टिकल जो आपने बातें बोली है वो प्रैक्टिकल तौर पर क्या होने वाली है, क्या हाल होने वाला है, क्यों जो है उन्हीं मुद्दों को लिया जा रहा है जो मोदी जी ने कहे। तो आप ये जरूर याद रखिए कि जब आप एक बड़े पद पर बैठे हैं तो आप कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो जनता के दिल और दिमाग में सालों तक रहती हैं, और वाकई ये भी दिमाग में तय किया जाता है कि अब क्या करना है, इनको परिवर्तन लाना है या एक बार फिर से बीजेपी की लहर आने वाली है। अच्छा, इन्होंने घंटा बजाने को लेकर के कहा कि मंदिर में घंटा बजाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। दिक्कत क्या है? मंदिर में हम नहीं जाते या कोई और नहीं जाता, क्या वो काम गलत है? मेरे हिसाब से आप बताइए। देखिए, मंदिर हो या धर्म हो, वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम पूजा करें या ना करें, मंदिर जाएं ना करें, मेरे व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जब धर्म और मंदिर राजनीति में इस देश की घुस जाएगा तो स्कूल कहाँ से लाएंगे, कॉलेज कहाँ से लाएंगे, यूनिवर्सिटी कहाँ से लाएंगे, हॉस्पिटल कहाँ से लाएंगे? अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा कि निरंतर कहीं ना कहीं धर्म राजनीति पर इतना हावी हो चुका है कि मुद्दों पर बातचीत नहीं की जाती। मुद्दों से कतराते हुए आप लोगों ने लेटेस्ट सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सरकार आ जाएगी तो मंदिर निर्माण रुक जाएगा। कैसी हास्यास्पद बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गए फैसले को आकर विपक्ष रोक सकता है क्या? इनके बाप की औकात नहीं है और ना इनके बाप की औकात है कि ये मंदिर बनवा देते। इस मंदिर को बनवा भी सुप्रीम कोर्ट रहा है, और अगर विपक्ष की सरकार आ गई मंदिर तो तब भी बनेगा। लेकिन आप मंदिर और मस्जिद की बात नहीं, आप लोग शिक्षा की बात करिए, चिकित्सा की बात करिए, किसानों की बात करिए, नौजवानों की बात करिए, महिलाओं की बात करिए। क्षेत्र पर लौटते, अपने क्षेत्र पर लौटते, और हम भी नहीं भटकते हैं, सीधे बातचीत होगी, काम की बात होगी। तो सीधे मैं पूछती हूँ, क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर पाए अग्रवाल जी? देखिए, सत्य प्रकाश अग्रवाल जी इतना अच्छा काम कर पाते हैं। अगर आप कैंट विधानसभा के निवासी हैं, अगर आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है तो आप माननीय विधायक जी को बुला सकते हैं, कोई शादी है तो बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप पीड़ित हैं और सर्दी का मौसम है तो माननीय विधायक जी को सर्दी लग जाती है, वो रजाई से बाहर नहीं निकल पाते। अच्छा, मतलब बड़ा आयोजन होता है तो उनको बुलाया जाए तो वो आ जाते हैं। हैं। पर जैसे ही उनको परेशानी में याद किया जाए तो वो नहीं जाते। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? जी, ऐसा कुछ दिखता है? बिल्कुल। आप मेरठ कैंट के वासी हैं, आपको लगता है ऐसा कुछ है? बिल्कुल लगता है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि 2011 में जब इतनी सी महंगाई होती थी तो बीजेपी सड़कों पर आती थी और जनता भावुक होकर उनके साथ खड़ी हो जाती थी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनता की भावुकता को देख के जनता ने इन्हें जो बहुमत दिया था उसके इन्होंने बिल्कुल उलट अधीन किया है, जनता का शोषण किया है। लॉकडाउन में बुरी हालत हो गई, व्यापारी पिट चुका है, और अब इनके लिए कितना फायदा जनता को हुआ ये जानना बहुत अहम है। आपके हिसाब से क्या हुआ? नहीं, जनता को फायदा तो पूरा दिखाई दे रहा है, और व्यापारियों को तो इतना दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन के अंदर लाठी डंडों से व्यापारियों का स्वागत करा गया है, और बिल्कुल प्रशासन ने खुला व्यापारियों पे लाठी चार्ज किए और लोग 1-1 रुपए के लिए तरस गए हैं। व्यापारी वर्ग को पूरी तरीके से इस सरकार ने ख़त्म कर दिया है। इसके लिए अब कुछ नहीं बचा है। 2022 का आगाज़ शुरू हो चुका है। योगी जी तैयारी कर लें दोबारा से गोरखपुर में अपना मठ संभालने के लिए। 2022 का आगाज शुरू हो चुका है। इस बीच मुझे आपकी एक बात याद आई जो आपने ऑफ कैमरा की थी, और मैं फिर से वो पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि एक ऐसे विधायक हैं जो जवानी से बुढ़ापा आ गया और एक लंबे समय से यहाँ पर हैं, पर मिस्टर इंडिया का कुछ जिक्र किया था, तो जी, मैं जानना चाह रही हूँ मैडम, जो अब अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, मेरठ क्षेत्र की, तो जब से मेरा जन्म हुआ है मेरठ के अंदर, लगभग 25 साल की मेरी भी उम्र हो गई, मैं कैंट विधानसभा के अंदर एक ही विधायक को देख रहा हूं, श्रीमान सत्य प्रकाश अग्रवाल जी को। लेकिन अगर कोई भी समस्या की बात आती है, कोई सड़क की बात आती है, कोई नल की बात आती है, तो वहाँ पर मुझे विधायक जी नज़र ही नहीं आते।
अगर कोई छात्र नौजवान चाहे कि विधायक जी से मिलना तो वो मिल ही नहीं पाता। जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि अगर आपकी कोई बर्थडे पार्टी है, शादी है, आप उन्हें बुलाइए, वो आएंगे बिल्कुल। वो एक शहर के अंदर विधायक का काम न करते हुए एक शहर का जो वो कहते हैं ना कि संरक्षक का काम कर रहे हैं। जो संरक्षक का काम है कि हाँ किसी के यहाँ बर्थडे में चले गए, शादी में चले गए, अब वो पद पे जिस पे हैं उसका निर्वहन बिल्कुल भी करना भूल गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि शायद वो विधानसभा सत्र भी में भी शामिल होते होंगे। सीधी बात कि इनको लगता है कि इनके विधायक जी मिस्टर इंडिया बनकर के क्षेत्र में भूमिका निभा रहे हैं, जो अभी वर्तमान में है और एक लंबे समय से अपने पद को संभाले हुए हैं। अब आप भी बता दीजिए, केवल आप क्या तय करके बैठे हैं 2022 के लिए, क्योंकि कुछ समय बाकी है, नेता लोग भी तैयारी में लग चुके हैं, तो आपकी तैयारी क्या है बड़ी? हाँ, बताइए कुछ क्या है? हाँ। देखिए, इस वक्त जो जनता है वो कई विषयों को लेकर, जैसे भी कोरोना महामारी ये फैली है, इस वक्त जो जनता के साथ हुआ, जो जनता ने व्यवस्था देखी, उसके तहत जनता त्राहिमाम है। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ रोजगार ठप, लोग घरों में कैद, उसके बावजूद आप देखिए निरंतर महंगाई बढ़ती चली गई। किसी चीज़ में सरकार ने किसी भी जनता को कोई लाभ नहीं दिया। जब लोगों के रोजगार ठप हो गए, जब लोग घरों में कैद हो गए, तो उनको रियायत देनी थी, बिजली में रियायत देनी थी, टैक्सों में रियायत देनी थी, जो बैंकों की भारी भारी किस्तें उनमें रियायत देनी थी, बच्चों की फ़ीस बहुत बड़ा मुद्दा। देखिए आप कैसी हास्यास्पद स्थिति है आज हमारी प्रदेश सरकार की भी और देश की सरकार की। पूरे साल बच्चे स्कूल नहीं गए एक भी दिन। बच्चों ने ऑनलाइन क्लास की है। मोबाइल पे आप ऑनलाइन क्लास भी करेंगे तो एक महीने का खर्चा कम से कम 300-400 रुपये का महीना तो आपको खर्चा भी करना पड़ेगा मोबाइल पे, उस पर नेट लेना पड़ेगा। उसके बावजूद आंखें बच्चों की कमजोर हुई, उनके इलाज कराने पड़े। ये तो एक चीज ये हो, उसके बावजूद सरकार ने निजी स्कूलों को ये छूट दी कि पूरी फीस वसूलें, ऑफलाइन वाली जो फीस होती है सारे शुल्क वो लिए, और सरकार का नियंत्रण, सरकार का समर्थन है उसके लिए। कितना बड़ा मजाक जनता के साथ ऐसे वक्त जब लोग आत्महत्या को मजबूर हैं, रोटी को मजबूर हैं, अपने रोजगार को ठप करे बैठे हैं, ऐसे में आप पूरी फीस दिलवा रहे हो बच्चों से। आपकी सारी बात जायज है, पर मेरे को आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी हो जाए तो सरकार पर ही ठीकरा फोड़ेंगे कि कुछ भी बिल्कुल हो जाए। ऐसी बात सरकार है, सरकार बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम ही लोगों ने सरकार बनाई थी, हम ही ने वोट दी थी, किसानों ने वोट दिया। आप एक बात देखिए, इन सरकार ने कहा था जब हम सरकार में आएंगे तो उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। क्या समस्त किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया? क्या उन्होंने वादा पूरा कर दिया? दूसरा, उन्होंने एक बात और कही थी, 14 दिन के अंदर हम गन्ने का भुगतान कराएंगे। आप पूछिए उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा दिया? क्यों हो रहा है आंदोलन गन्ने भुगतान के लिए? आगे आइए आप, सरकार ने ये कहा था, ये वादा किया था कि किसानों को हम बिना ब्याज वाला लोन देंगे। पूरी पेनल्टी ब्याज ली जा रही, सारी किस्तें ली जा रही, कहाँ छूट दी सरकार ने? और बिजली की आप दरें पूछिए उत्तर प्रदेश में, जबकि दिल्ली में आप देखिए बिजली 200 यूनिट तक निःशुल्क है, और हमारे यहाँ दरें कहाँ पहुँच गई? बहुत ऊंची दरें किसानों को देनी पड़ रही हैं। और जो किसान जो अगर बिल नहीं देता है उसका उसके साथ उत्पीड़न किया जाता है, मुकदमे दायर होते हैं, उसकी लाइन काट दी जाती। और ये बताना चाहता हूँ मैं, इस देश का किसान वो है जो घाटे में भी खेती करके जब जब इस देश को अन्न की ज़रूरत पड़ती है तब तब वो अन्न देता है, और अपने बच्चों को चाहे खुद भी मर जाता है लेकिन पीछे नहीं हटता। सरकार का कोई फ़र्ज नहीं। बहुत ऊंची ऊंची तनख्वाहें और बहुत ऊंची ऊंची इन्हें सुविधाएं मिलती हैं विधायकों को, सांसदों को, इसलिए इन्हें जनता का दुख और दर्द मालूम ही नहीं है। चलिए, आपने किसानों की बातचीत करी, 1 मिनट आपको भी देती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, किसानों के मुद्दे को लेकर के आप लगातार उनके बीच में रहे और यहाँ पर अब मुझे दिखे हैं, तो मेरे भी दिमाग में एक जहन में एक सवाल आया है कि सरसों के तेल जैसे रेट उसका बढ़ते जा रहा है। आपने खूब ढिंडोरे पीटे कि भाई साहब हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं गया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। अब तो पेट्रोल डीजल से ज़्यादा महंगा तो सरसों का तेल है। आपके लिए कुछ तो किया जा रहा है, कहीं तो तारीफ कीजिए। हमारे लिए ये किया जा रहा है कि जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं वो लड़ाई आप सबके सामने आ गई, कालाबाजारी की। किसान की सरसों महंगी नहीं बिकी, किसान की सरसों वही बिल्कुल गिरे हुए दाम में बिकी है, और किसान उसी सरसों का बना हुआ तेल 200 रुपए किलो। ये कौन सी मार्केट है? इसी कालाबाजारी के खिलाफ इस देश का किसान आंदोलन कर रहा है। कैसे तय किया जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं? आप लोग चलो मंडी में, पता चलेगा कि वहाँ पर हमारी सरसों को खरीदने वाला भी कोई नहीं है। हमारी सरसों को भी कोई खरीदने वाला नहीं है, और जो बिक रही है 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, और सरसों का तेल 200 रुपए किलो। आखिर वो सरसों से तेल बनाने की विधि में इतना खर्चा आ रहा है कि 170-180 रुपए इसमें लग रहे हैं।
हमारे तक पहुंचने में उसी सरसों को 200 रुपए किलो भाव हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, सभी चीजों की तहकीकात की जाएगी और ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि इस समय सबके दिमाग में, आम जनता के दिमाग में ये आ रहा है कि डीजल पेट्रोल भी इतना महंगा नहीं है जितना महंगा सरसों का तेल है। कैसे इतना महंगा हो गया भैया? तो क्या किसानों के लिए सब फायदे पहुंचा दिए? अब आप बताइए। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। मेन मुद्दा ये है कि यहाँ मेरठ और उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार को ये सोच के जिताया था कि भाई सरकार हमारा बुरा वक्त आएगा, परेशानी दुख दर्द होगा, ये हमारी मदद करेगी, हमारी सहायता करेगी। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सहायता करने के नाम पे कोरोना काल का डर दिखा के टू व्हीलर आप वाहनों के चलानों को देख लो, फोर व्हीलर के चलानों को देख लो, दुनिया भर के कर दिए। मास्क के नाम पे 1,000 2,000 जो गरीब आदमी का काम ही नहीं है वो अपने टू व्हीलर फोर व्हीलर पे या मास्क के नाम पे चलान के पैसे कैसे देगा? आप क्या काम करते हैं? मैं तो गरीब कामगार मजदूर हूँ, नौकरी करता हूँ प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि प्राइवेट नौकरी करके ऐसे ही जो तमाम लोग होंगे वो किन किन परेशानियों से जूझ रहे होंगे जो बता ही नहीं पा रहे? और माइक देखिए भी जी, आपके पास नहीं आ पा रहा। 50% 60-70% लोगों को तो काम वालों ने निकाल दिया है या फिर ऐसे इस समय सस्पेंड चल रहे हैं कि काम पे नहीं आना, ना तो उनको सैलरी मिल रही है। जिसकी गुंजाइश है किसी को 10-20% मिल रहे हैं, बाकी बेचारा आदमी अपने घर पर बैठा है। वो दर दर की ठोकरें जो प्राइवेट ठोकरे। और एक मेन बात जो असली बात है मुद्दे की, दो बात मैं कहना चाहूँगा। उस बुरे वक्त में जब जनता समाज जिन्होंने सरकार बनाई ये सोच के कि हमारी मदद करेगी, जब जनता समाज को उनकी मदद की जरूरत थी, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई जनप्रतिनिधि सरकार का जनता के साथ नहीं था। कोई सामने छात्रों ने, कई स्कूल प्राइवेट स्कूल वालों ने बच्चों को, माँ बापों को, अभिभावकों को बेइज्जत करके स्कूल से निकाल दिया। सही बात है, आम जनता कहाँ जाए? माइक तो आता ही नहीं है इनके पास, तो बातें कैसे निकले इनके साथ से? आप कहते हैं आम जनता बहुत खुश है, तो ये भी आम जनता है, ये भी वोटर है, ये भी बटन दबाएगा, यूपी में बटन दबाएगा, आपको जिताएगा। तो अब ये भी तय करेगा कि आपने क्या काम किया है, उसके हिसाब से मोल भाव भी होगा। अब आप बताइए सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरठ ज़िले का अगर आप भ्रमण करेंगे, आप अपने कैमरे को लेकर हर चौराहे पे पुलिस वाले साइड में दिल्ली नंबर गाड़ी, गाजियाबाद नंबर गाड़ी, मुजफ्फरनगर गाड़ी वाले साथ में रोक लेते हैं और उनसे उगाही करते हैं। मेरठ वालों से को नहीं रोकते क्योंकि पता है मेरठ वाले नेता हैं, या किसी न किसी को बुला लेंगे या कुछ ना कुछ ड्रामा कर देंगे। पर जो वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं उनसे उगाही का काम, जो आप किसी उसमें भी 2 नंबर उगाही का काम है, कागजों के नाम पे उगाही करते हैं प्रशासन। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल चाचा ने ये कहा है कि जो लोग ये भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट बना लो, उनकी जैसी सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसे लोगों को सस्पेंड करके इनकी नौकरी तक आई जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो इस टाइम किसानों का मामला चल रहा है, आज भी किसान यहाँ पर दरौला स्थित टोल टैक्स पे हजारों के साथ राकेश टिकैत के बड़े भाई अपने ट्रैक्टरों के साथ ट्रॉली लेके निकल रहे हैं। अगर आप वो देखेंगे किसानों के लिए खेतों में जी अभी इसी टाइम बिल्कुल अगर आप चल के देखेंगे तो वहाँ हजारों के ट्रैक्टरों पे लाइन निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम वहाँ भी जाएंगे और यही हम कहते हैं कि अगर यूपी की जनता के साथ और हमारे साथ और यूपी की खबरों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम बनेंगे आपकी ताकत, नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे और यूपी का भ्रमण आपको भी करवाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।